सर प्लांटेशन तो हो रहा है लेकिन सर्वाइवल रेट कम रहता है। क्या आपके पास इसे सुधारने की कोई नई तकनीक या मॉडल अपना रहे हैं आप लोग? जो हमने कूड़े बाहर फेंक देते हैं ना, जो भी कूड़ा पर्टिकुलरली, जैसे हमारा किचन वेस्ट हो गया या फल सड़ गया हमने बाहर रख दिए उसको, अगर उसको हमने ज़मीन के अंदर दबा दे या पत्थर के नीचे रख दे ताकि उसका जो महक होता है ना वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि भालू का नाक बहुत ज़्यादा सख्त है। वो कम से कम 500 मीटर दूरी से भी अगर हवा चलता है तो वो पता कर लेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें पड़ा हुआ है। लोगों ने गांव छोड़ के चले गए तो वहाँ पर जंगल आ गया, वहाँ पर भी एक नया मिल गया बसासट जानवर को रहने के लिए। हम लोग उत्तराखंड के खुद गए, हम जानते हैं वन का महत्व क्या है, और अवैध कटन होता है, इससे बड़ा खराब बात कुछ नहीं होता है। उसमें सख्ती से हमने निपटा रहे हैं। तो पर्यटन के लिए भी हमारे पास जितने भी संसाधन है उसका कैसे हमने अधिक से अधिक यूज़ करें। माउंट ट्रेनिंग के लिए हमारा 40 पीक खुला हुआ है, तो उसमें कैसे लोग हमारे पास आए और बहुत अच्छा हमको फीडबैक मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड वन विभाग को अपना नया बॉस मिल गया है, नया मुखिया मिल गया है। अब रंजन कुमार मिश्रा जी ने ये जिम्मेदारी संभाल ली है, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। यानी अब जो हॉफ है वो रंजन कुमार मिश्रा जी हैं, और अगले 7 महीने का जो समय इनको मिला है बतौर हॉफ, वो बड़ा ही चैलेंजिंग है। क्योंकि जब इन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है तो कहीं ना कहीं मानव और वन्यजीव के बीच जो संघर्ष है उसकी घटनाएं हमें लगातार सुनने को मिल रही है। तो क्या है रंजन कुमार मिश्रा जी का प्लान, इन्हीं से जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। 7 महीने का टाइम जो है ना सर, मैं जब आया आपसे तो मेरी यही बात हुई। एक फिल्म आई थी नायक, और अनिल कपूर कहता है भाई मुझे तो भाई एक दिन का सीएम बना दो, बदल दूंगा। तो आपको 7 महीने का सीएम तो नहीं, लेकिन जो वन विभाग है उसके मुखिया की जिम्मेदारी 7 महीने की मिल गई है। समय देखा जाए कम भी है, और लेकिन एक माइलस्टोन क्रिएट करने के लिए समय बहुत भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार मानव व वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इससे निजात नहीं मिल रही है। कितने हॉफ आए और कितने चले गए। तो रंजन कुमार मिश्रा जी क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये जरूर जानना चाहेंगे दर्शक। धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, गंगा जमुना का स्टेट है हमारा। 71% जंगल है, लेकिन ट्री कवर 46% है। मैं अगर गिनाने चाहूँगा तो हमारे यहाँ 6 नेशनल पार्क, 7 सेंचुरी, आपका कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, पूरी इंडिया में विभिन्न प्रकार की जो प्रोटेक्टेड एरिया है सारे के सारे प्रकार के हमारा उत्तराखंड में है। इसका कारण इसलिए है कि हमारे यहाँ वन संपदा के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। पूरी भारत क्या पूरी वर्ल्ड से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं हमारा जंगल को देखने के लिए, और हमारे जानवर को, हमारा पक्षी, बटरफ्लाई, बीटल्स, ये सब देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, है कि नहीं। वो हमारा एक सबसे बड़ा एक संपत्ति है मैं कहूँगा, क्योंकि उससे हमको लाइवलीहुड मिल रहा है। तो जहाँ पर जानवर होगा, अगर उस जानवर का परिवेश में हमने दखलअंदाज करें, दैट मीन्स उसी के घर में अनावश्यक रूप में जाए, तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली हमारे ऊपर हमला करेगा। तो सर किस शर्त पे, किस शर्त पे हमें ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम जो टूरिज्म की बात करते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म हो, कहीं ना कहीं वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम जो गाँवों में देख रहे हैं, क्योंकि तमाम हमारे दर्शक जो है देख रहे होंगे उत्तराखंड से भी, वो कहीं ना कहीं सवाल होगा कि क्योंकि हमने धारचूला की घटना देखी, हमने उत्तरकाशी की घटना देखी, हम देख रहे हैं कि हर रीजन में कहीं ना कहीं गुलदार, बाघ, जंगली सुअर, बंदर की घटनाएं तो हम देखते थे कि भाई खेत खराब कर दिए, गुलदार ने किसी को निवाला बना लिया। लेकिन भालू वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने भी प्रदर्शन किया यहाँ पे जी। अब भालुओं ने देखा कि चेहरा बिगाड़ दिया, कहीं हमला कर दे रहा है। और ये घटनाएं कहीं दूर नहीं, ये जहाँ लोग रह रहे हैं, जिन गाँवों में आबादी है, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ये तो और बड़ा चैलेंजिंग रोल है आपके लिए। बिल्कुल, आप जो आपका प्रश्न में ही उत्तर निहित है, क्योंकि भालू का जो घटना अभी हो रहा है वो पिछले 5 साल का अगर आपने देखेंगे 2020 में सबसे सर्वाधिक था। इस साल का अगर हमने तुलना करें, भालू का जो आक्रमण हो रहा है लोगों के ऊपर वो 62 के आसपास है। तो इसका जो कारण है वो कारण बहुत प्रकार की है। एक तो जो सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी हाइबरनेशन में उसको जाना है, शीतकाल में सोता है, 2 महीने 2.5 महीने के लिए सोता है। मतलब ये आराम करने का समय है उसका।
लेकिन लग नहीं रहा है देख के, लेकिन नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहे हैं वो जाने के लिए, सोने के लिए, जो अपना विंटर पड़ेगा। बट बट प्रॉब्लम क्या है ना, इस समय पे हमारा विंटर बारिश बिल्कुल नहीं है, बर्फ़ नहीं है। उसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ताकि चर्बी बनाए, ताकि 2.5 महीना बिना खा के वो रह सके। ठीक, अब क्या हो रहा है ना, वो उसका दायरा बढ़ गया खाने के चक्कर में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी हमारा कुछ लोगों ने जो हमारा जैसे मंडुआ है या चोलाई है, उसका जो एरिया है थोड़ा सा कम हो गया जहाँ पर भालू दिखाई जाता है। बाकी सभी जगह पे मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसको भी एक मेमोरी है कि मुझे इस जगह से मुझे ये चोलाई मिलेगा या मंडुआ मिलेगा या गेहूँ मिलेगा, तो समथिंग। समझदार जीव है भालू। बहुत ज़्यादा समझदार। और क्योंकि ना भालू या कोई भी जानवर का जो इंस्टिंक्ट होता है ना जीने का, वो होता है खाद्य के ऊपर, खाने के ऊपर। वो उसको जानता है कि मुझे क्या कहाँ से मिलेगा। और उस जगह पे हमने जो देखा, जो हमको बहुत सारे फीडबैक है, वो है कूड़ा का प्रबंधन ना होना। जो हमने कूड़े बाहर फेंक देते हैं ना, जो भी कूड़ा पर्टिकुलरली, जैसे हमारा किचन वेस्ट हो गया या फल सड़ गया हमने बाहर रख दिया उसको, अगर उसको हमने ज़मीन के अंदर दबा दे या पत्थर के नीचे रख दे, ताकि उसका जो महक होता है ना वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि भालू का नाक बहुत ज़्यादा सख्त है। वो कम से कम 500 मीटर दूरी से भी अगर हवा चलता है तो वो पता कर लेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स एक प्रकार का हमारे गाँव को आने के लिए, उसके लिए एक हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात करूँगा, अगर आपका घर से कोई कूड़ा निकलता है तो थोड़ा सा उसमें फिनाइल डाल दीजिएगा, ताकि वो बदबू उसमें आएगा ही भी नहीं। या कोई केरोसिन होगा थोड़ा सा उसमें डाल दिया जाए, ताकि क्या होगा ना, अगर इसको एक ही बड़ा जगह पे फिर डिस्पोज अगर किया खा जाए। गया और डेथ हो गई उसकी, कुछ ऐसा तो नहीं? हाँ हाँ आप कह रहे खाने में अगर फिनाइल डाल दिया जाए हाँ हाँ, और जानवर ने खा लिया बाय द वे, खाएगा ही नहीं, नहीं क्योंकि खाएगा। उसका जो बदबू आ रहा है ना, वो तो जो जिसको खाना चाहता है उसके लिए वो हैबिचुएटेड है। लेकिन अगर हमने फिनाइल डालते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें डालते हैं, ताकि फिनाइल तो सबका घर में होता है ना, हाँ। तो वो तो कोई नहीं, ये इसलिए भी क्योंकि कई लोग डर, क्योंकि लोग कई गांव में लोग रहते हैं, वो ये ना सोचे कि भाई हमने डाल दिया और जीव की मृत्यु हो गई, उल्टा वन विभाग वाले आए नहीं नहीं नहीं, और बोले भाई तुमने जानवर मार दिया। ऐसा नहीं है कि, नहीं क्योंकि होगा, ये मतलब मैंने अपने फिनाइल डाल एक्सपीरियंस सकते से हैं। बोल रहा हूँ कि अगर हमने फिनाइल डाल के उसका गंध को खत्म कर दिया, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए या पत्थर के नीचे उसको रख दिया डाल जाए। दीजिए। अगर इतना कोई कर नहीं पा रहा है, कष्ट हो रहा है, तो स्लाइटली 2-4 बूंदे पानी में डाल के जो हमारा जो फिनाइल है उसको डाल देंगे, तो उसका गंध जो होता है ना बाहर जाने का, सड़ा हुआ फल या सड़ा हुआ सब्जी, आप कह रहे से भालू के वो जो बंद हो जाएगा। आने के जो जो आ रहा है भालू, जो हमले हो रहे हैं, उसे थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे ना, तो गांव के पास है, फिर उसको मेमोरी होगा कि यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, वो भी जंगल के अंदर तो ये रहेगा। मैसेज कैसे देंगे, क्योंकि गांव में तो जो परिवार रह रहे हैं, अब इसमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो गांव के जो लोग हैं उनकी सहभागिता भी जरूरी है। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल, वन उसके बिना विभाग तो होगा ही नहीं। उनकी सहभागिता कैसे प्राप्त करेगा? हमने कॉन्स्टेंटली सहभागिता 2 प्रकार की है। एक तो लोगों के मन में अगर डर है, भालू दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे पास इस प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन आता है कि लोग आतंकित है, बच्चे आतंकित है, वहाँ भालू का लगातार दिखाया जाए, तो हमने उसको पिंजरा में पकड़ने के लिए या ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी आदेश करते हैं, ताकि इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो। एवं दूसरा प्रकार का है, भालू नहीं आए लेकिन भालू जंगल में होता है, आ सकता है गाँव में, उसको रोकने के लिए हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू DFOs लगातार चल रहा है कि यही चीज़ें, जैसे कि आपने फसल काटने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा रेकी कर लिया जाए, वहाँ से थोड़ा सा पत्थर फेंका जाए, कोई आवाज़ क्रिएट किया जाए, ताकि वहाँ पर होगा तो वो भाग जाएगा। आवाज क्रिएट करने का क्या लॉजिक है? आवाज़ को वो सह नहीं सकता, कोई भी जानवर आदमी को दूर रहना चाहता है आदमी से। तो अगर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ आवाज़, जैसे मोबाइल से आवाज़ हो सकता है, कोई टीन बजा सकते हैं हमने, या हमने वहाँ पर पत्थर और फेंक सकते हैं, तो आप कह अगर रहे हो वहाँ टीन पर वीन बजाए आसपास तो होगा, भालू उससे भागेगा, आपके पास भी आएगा? नहीं नहीं नहीं, भाग जाएगा, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आदमी के पास कोई नहीं आना चाहता है, ये चांस एनकाउंटर होता है। अगर एकदम आसपास आ गए, वो बौखला गया, तो वो अटैक कर देगा अपने आप को बचाने के लिए, अब उसका इंस्टिंक्ट है। तो इसलिए हम ह्यूमन बीइंग है, हमको सब कुछ पता होता है। अगर हमने इसको अवॉइड किया ना, जानते हुए कि वो उस जगह पे है, हमने उस जगह पे जाएंगे नहीं, जैसे गुलदार तो फिर भालू, हम देख गुलदार के हमले भी देख रहे हैं पहाड़ों में। अब लोगों ने गायें पाली हुई हैं, हाँ हाँ। लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गुलदार के हमले भी बड़े। गुलदार ट्रेडिशनली गांव के आसपास ही रहता है, बहुत पुराने, आपने इसका भी देखेंगे वो हमेशा गांव के आसपास ही रहता है, क्योंकि गांव में कुत्ता मर गया, कोई जानवर मर गया, तो लोगों ने बाहर उसको जंगल के आसपास फेंक देते हैं, तो वही खा पी के रहता है वो। नहीं, वो लेकिन जिंदा बहुत कुत्तों का अच्छे भी शिकार जानवर कर है। रहा है। जो गुलदार बाघ तेंदुआ जो प्रजाति है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा खतरा। क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले खतरा पहाड़ में तो जब बहुत रिपोर्टिंग है, ले गया, सबसे ज्यादा मारता है तो मैं लेपर्ड। पहाड़ पे भी रिपोर्टिंग ले गया, तो मैंने देखा कि रास्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई कि
दिखे मुझे, हाँ हाँ, वो लाइट रात का ये जो तो अंधेरा देखो था, हमारे अंधेरे में यहाँ उनकी आंखों की जो रोशनी थी उसकी वजह से डिटेक्ट हो पाया, शायद दिन के उजाले में नहीं देख पाता। अभी हमारा उत्तराखंड हाँ, में टाइगर का बात करेंगे, 564 है डेंसिटी हिसाब से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाँ, टाइगर, है ना। इसीलिए आप जो मैंने पहले कहा था कि हमारा जो पर्यटन वो टाइगर आधारित भी है। लेपर्ड बहुत सुंदर जानवर है, लेपर्ड भी हमारे पास बहुत है, जैसे राजा जी में लेपर्ड का साइटिंग होता है, गांव में लेपर्ड का साइटिंग होता है, लोगों ने आते हैं हमारे यहाँ टाइगर, लेपर्ड इत्यादि, हाथी, बाघ इसको देखने के लिए। लेकिन उसके लिए मैं इतना उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इस जानवर से, जो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की छोटे छोटे अगर हमने प्रिकॉशन लें तो फिर उस हिसाब से बहुत जल्दी इस प्रकार का प्रॉब्लम से हमको निजात मिल सकता है। अभी बहुत जल्दी वन विभाग ने एक बढ़िया अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से एक फिल्म निर्माण कर रहा है, एनिमेटेड फिल्म। उसको मुझे लगता है अगले हफ्ते में इसको हमने सारे सोशल मीडिया में दिखाएंगे, जिसको देख के लोग समझ जाएंगे कि लेपर्ड से और भालू से बचने के लिए हमको क्या उपाय करना है। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े स्केल पे आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी बिल्कुल, चलाएंगे, जी, जी, ताकि ये जानकारी जो आप बता रहे हैं ये हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले जी, में जी, बिल्कुल। पहुंच जाए ये जी, जी, जानकारी, जी, हाँ। और कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगी घटनाएं जो भी हो रही है। डेफिनेटली मिनिमाइज होगा, क्योंकि एक लहर जैसा आता है, क्योंकि लेपर्ड, क्योंकि भालू इस समय पे सोने से पहले अपने आप को तैयारी कर रहा है। इसके बाद फिर देखिए भालू का जो त्रासदी होगा, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि क्योंकि हमारा यहाँ देवभूमि है, भालू जैसे आएगा सोएगा तो भालू का आतंक पलायन एक बड़ा डेफिनेटली कारण कम हो मानते हैं, जाएगा। हैं? पलायन को एक बड़ा कारण मानते हैं, पलायन जो हो रहा है पहाड़ों में। नहीं, पलायन होगा तो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में लोग नहीं होंगे ना फिर। लेकिन पलायन का एक दूसरे पहलू है जो कि इकोनॉमिक है। हाँ। लोगों ने गांव छोड़ के चले गए तो वहाँ पर जंगल आ गया, वहाँ पर भी एक नया मिल गया बसासट जानवर को रहने के लिए। अब तो हमारा जो हमारा लोकप्रिय सरकार है उन्होंने बहुत प्रकार की योजना ला रहे हैं कि पलायन को कैसे रोका जाए, लोगों को फिर वापस लाया जाए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के द्वारा लोगों का रोजगार बढ़ाया जाए, पर्टिकुलरली आपका जो पर्यटन है उससे लोगों को कैसे एंगेज किया जाए। बहुत अच्छे काम भी हो रहा है, मुझे लगता है कि पलायन डेफिनेटली रुकेगा। और शौचालय जो है, मैं देखता हूँ कि शौचालय अक्सर पहाड़ों में लोगों ने घर के बाहर बना रखे हैं, तो क्या ये भी इसको अगर घर देखिए के अंदर आपने किया घर जाए से तो बाहर अगर आप डर निकलते को, हैं, जो डर है, जो तेंदुओं के हमले हैं, उसे कम कर सकते हैं। देखिए मैंने सारे तेंदुआ को नहीं कहूँगा कि सारे सारे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, देर आर सो मेनी जो कि शांति में रहते हैं। अच्छा, तेंदुए ऐसे भी शांति में भी लेकिन रहते हैं। अगर आपने घर से बाहर निकलते हो कुछ जगह में, जैसे टॉयलेट जाने के लिए थोड़ा सा अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम के अनुसार आपने सतर्कता बरतेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ये हर तेंदुआ, आप कह रहे हैं हर जानवर जो है वो आदमखोर नहीं होता। नहीं 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 नहीं, आदमखोर नहीं होता है, सभी नहीं, सब नहीं होता तो फिर अभी क्या हालत हो जाता। हमारा जो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो आंकलन है वो लगभग हमारे पास 2700 से 2900 लेपर्ड है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि और सारे सारे आदमखोर यानी हो गए तो जानवर क्या हो अगर जाएगा। इंसान को देखे तो जरूरी नहीं है अटैक करे, अगर ना ना आदमखोर ना, नहीं है तो अटैक नहीं करेगा। नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं करता है, नहीं तो सारे जानवर अटैक करते हैं ना। ये चांस एनकाउंटर हो रहा है जो कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हम तो चाहते हैं जीरो हो जाए ये, ताकि लोगों का सहव्यक्ता से ये जीरो हो जाए, ताकि जानवर भी अपना सहावस्थान, जैसे अभी वाइल्ड लाइफ वीक हुआ अभी अब वाइल्ड लाइफ ही का है। तो उसमें भारत सरकार का जो थीम था वो था मानव वन्यजीव सहावस्थान। तो इसका अर्थ होता है कि वो उसको अपने अपनी जगह पे रहने दीजिए और आप अपना सतर्कता बरतिए, ताकि दोनों भी एक साथ। यानी पहाड़ वाले मान लें कि भाई एक अभिभावक मिल गया वन विभाग को, तो कहीं ना कहीं सुध ली जाएगी बड़ी गंभीरता आई से। विल ट्राई माई बेस्ट, मेरा बहुत अच्छा टीम है। मैं केवल आपके चैनल के द्वारा कहता हूँ कि बहुत दुख होता है अगर इस प्रकार का कोई किसी का घायल हो जाता है या भगवान ना करे किसी का डेथ हो जाता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमने उसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। रिजल्ट तो हमारा हाथ में नहीं है, हम तो कर्म करेंगे। लेकिन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वन विभाग जो भी आपके लिए कहने के लिए कह रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको मानिएगा, ताकि आप इस जानवर से भी सुरक्षित रह सकते सहयोग करें। सर, वन लाइनर क्वेश्चन ले लेता हूँ, जनता की सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। उत्तराखंड में 30,000 हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की पहचान की गई, इसकी रिस्टोरेशन की ग्राउंड लेवल तैयारियां क्या है? हैं। इसमें डिग्रेडेशन हमने उसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पहले डिग्रेडेशन क्या होता है ताकि आपका साधारण जनता समझ सके। जिसका कैनोपी डेंसिटी मतलब जंगल का जो घनत्व 40% से कम हो, इसका अर्थ है अगर आपने ऊपर देखेंगे सूरज के तरफ, आकाश के तरफ देखेंगे तो आपको ब्लैंक दिखाई देगा ना जंगल में। तो वो ब्लैंक अगर 40% है दैट मीन्स वो जंगल डिग्रेडेड है। 40% से नीचे मतलब बीच में बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, उस ब्लैंक्स को हमको भरना है। तो ये बहुत प्रकार की योजना हो सकता है। पहले सॉइल मॉइस्चर
का रेजिम को बढ़ाना पड़ेगा, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, ताकि वो पेड़ को पनपने दे। पेड़ का बीज भी अंकुरण होता है बारिश का टाइम पे, तो वहाँ पर चरान चुगान को से उसको रक्षा किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, नहीं तो फिर बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे आते हैं, उसको चरान चुगान भी हो जाता है। फॉरेस्ट फायर से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नेचुरल रीजनरेशन आएगा बारिश के बाद, अगर फायर आ गया तो जो भी नेचुरल रीजनरेशन हुआ, मतलब जो बीज से जो पौधा हुआ हो गया, या हमने जो प्लांटेशन किया वो भी आग लग सकता है। तो वहाँ पर ये जो हमारे पेरूल गिरता है, अभी हमारा राज्य सरकार ने 10 रुपीज़ किलो का भी कर दिया है, तो उसमें रोज़गार बहुत अच्छा लोगों को मिल रहा है, तो वहाँ से आराम से ले जाए तो क्या होगा ना, इसमें हमारा भागीदारी ये हो जाएगा कि गांव का लोगों को जंगल से पेरूल भी मिल रहा है, एक रोज़गार मिल रहा है। तो इस यहाँ पे प्रकार कहीं ना कहीं रोजगार से भी कनेक्ट कर दिया है बिल्कुल बिना रोजगार और बिना लोगों को लाभ देते मोटिवेशन तो लोगों को मिलेगी नहीं, लोग प्रेरित नहीं होंगे। एग्जैक्टली तो वो होगा तो फिर जाके हमारा जंगल बचेगा ना। सर, हाल ही में जंगलों में असामान्य समय पर आग लगी है, ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे किस वार्निंग के रूप में देखता है और आपका इसको लेकर क्या प्लान है? फॉरेस्ट फायर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी फायर सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाँ बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट अभी इसका संज्ञान लेते हैं, और हमने पूरी सम्मान के साथ उनका जो भी डायरेक्शंस होते हैं इसको हम धरातल पर लाते हैं। लोगों के साथ लगातार हमारा संपर्क में है, और हम लोगों की बचाते हैं कि अगर आपने जंगल से आग से बचाते हो तो इसका अर्थ होता है कि आपका पेरूल के रूप में आपको एक रोज़गार मिल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं कि पेरूल से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो और हमारा इस फायर से भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है थ्रू फायर वॉचर्स, हमने स्थानीय लोगों को रोज़गार भी देते हैं। तो इस प्रकार का वो क्या है, मेरा टाइम हो गया यार। हाँ। सर, प्लांटेशन तो हो रहा है लेकिन सर्वाइवल रेट कम रहता है, क्या आपके पास इसे सुधारने की कोई नई तकनीक या मॉडल अपना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने मियाबाकी करके एक नया सिस्टम आ रखा है जिसमें घनत्व तो ज़्यादा होता है, और दूसरा होता है कि पौधा रोपण मैंने नर्सरी से जो क्वालिटी मटेरियल भी निकलना चाहिए, उसके लिए भी हमारा काफ़ी जोर है कि अच्छा क्वालिटी मटेरियल जाए वहाँ पर, एवं जहाँ पर पौधा लगाया जाता है वो मॉइस्चर रेजिम को देखते हुए वो प्रजाति चयन किया जाता है कि हार्डी स्पीसीज को कम पानी चाहिए होता है, एवं जो सॉफ्ट स्पीसीज होता है उनको ज़्यादा पानी के रेजिम की ज़रूरत होता है। तो हमारा साइट स्पेसिफिक के अनुसार प्लांटेशन किया जाता है, और लेकिन वो तब जाके सफल होगा जबकि फायर एंड ग्राजिंग दोनों से ये बचेगा। तो उत्तराखंड वन विभाग में वन कर्मचारियों की कमी है, यदि हाँ तो भर्तियों या तकनीकी सुधार का कोई तय रोड मैप है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने बहुत अच्छा स्टेज पे अभी हमने नया हमारा फॉरेस्ट गार्ड, नया फॉरेस्टर, नया रेंज अफसर्स, नया एसडीओ पिछले 2-3 साल में हम वन विभाग को मिला है। फील्ड में तो बहुत अच्छा स्टेट पे हम लोग हैं। थोड़ा हायर अप में जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स है, वहाँ पर थोड़ा सा ऑफिसर्स का कमी हो रहा है, और उसके लिए हमने रिस्ट्रक्चरिंग का भी भारत सरकार को ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो बहुत जल्दी हमारा उस हिसाब से नया ऑफिसर्स भी मिल सकता है। तो जंगलों में अवैध कटान की घटनाएं सामने आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल में इसके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं या क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप? सिमिलरली वही है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के खुद के हम जानते हैं वन का महत्व क्या है, और अवैध कटान होता है इससे बड़ा खराब बात कुछ नहीं होता। उसमें सख्ती से हमने निपटा रहे हैं, एवं इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर इस प्रकार का कोई अवैध कृत्य में अपने आप को संलिप्त करता है। कोई टोल फ्री नंबर है आप लोगों का? हाँ, 1926 1926 पे कंप्लेंट करा सकते हैं। बिल्कुल। सर, पहाड़ी क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या नई तकनीक अपनाई जा रही है? किसके संबंध में? जो आपकी वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम है, अच्छा, हाँ। इसको मॉडर्नाइज करने के लिए क्या नई तकनीक? बहुत सारे तकनीक है, जैसे अभी कॉर्बेट में और राजा जी आप देखेंगे तो वहाँ पर जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा मॉड्यूल बनाया गया है, MS स्ट्राइप्स बोलते हैं। वो पूरा का पूरा टेक्निकल बेस्ड होता है कि लोगों ने कितने दूर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग में उन्होंने क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होता है। और उसके अलावा भी हमारे पास जो धरातलीय वाली बात करते हैं ना, उसमें हमारे जो DFOs होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपना फीडबैक जो होता है, ब्रीफिंग एंड डीब्रीफ एंड ब्रीफिंग, ये दोनों किया जाता है उन लोगों के साथ जो लोग पेट्रोलिंग में जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ हमारे पास वाहन का भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वायरलेस सिस्टम है, और हमारे पास ड्रोन्स भी है, और इस प्रकार का हमने पूरा मॉनिटरिंग का सुविधा ही करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल जो अवश्य पूछना जरूरी हो जाता है, आज पहला दिन है आपका, नए फॉरेस्ट फोर्स हेड के तौर पर आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या रहेगी, और
जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मेरा वो पैरेलल चलेगा, जैसे आपसे इतनी लंबी बात मैंने किया है, क्योंकि अगर मैं फॉरेस्ट फायर को वरीयता में ला दूँ तो क्या नंबर 2 में वाइल्ड लाइफ रखूँगा? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सेटअप भी अलग अलग है, वाइल्ड लाइफ का सेटअप अलग है। उन्होंने वाइल्ड लाइफ का जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, हमारा DFO भी उसको देखते हैं। एवं तो तीसरा हमारा होगा, वो होगा हमारा सामने प्लांटेशन भी होगा। अभी एडवांस सॉइल वर्क का भी सिस्टम शुरू हो जाएगा। जितना अच्छे ढंग से, जैसे हमने प्लांटेशन वाले थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे, सर्वाइवल की बात हो रही थी। जितना अच्छे ढंग से हमने एडवांस सॉइल वर्क करेंगे तो उसके अनुसार हमारा प्लांटेशन का भी क्वालिटी बढ़ेगा। तो क्योंकि जस्ट फायर सीजन के बाद हमारा प्लांटेशन सीरीज शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ और एक बात भी करूँगा मैं, पर्यटन भी वन विभाग का एक बहुत बड़ा अंग है ना, पर्यटन का। तो पर्यटन के लिए भी हमारे पास जितने भी संसाधन है उसका कैसे हमने अधिक से अधिक यूज़ करें। माउंट ट्रेनिंग के लिए हमारा 40 पीक खुला हुआ है, तो उसमें कैसे लोग हमारे पास आए, और बहुत अच्छा हमको फीडबैक मिल रहा है, ताकि लोगों ने नया नया चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकें। तो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी का लोगों का जो विभिन्न प्रकार का एस्पिरेशन है वन विभाग के लिए, वो भी मेरे लिए ज़रूरत है कि लोग यहाँ पर आए और बहुत खुश होकर वापस जाए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया रंजन कुमार मिश्रा जी, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी वन अग्नि और मानव और वन्यजीव संघर्ष को मिनिमाइज करना, साथ ही टूरिज्म को आगे लेके जाना। ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहेगा कि किस तरह से फॉरेस्ट विभाग टूरिज्म को आगे लेकर चलता है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।